जय हिंद दोस्तों। आज हम 13 अगस्त 2024 के विजन एस न्यूज़ को सिंप्लीफाई करेंगे। इस पीडीएफ का ओरिजिनल क्रेडिट विजन एस को जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारी न्यूज़ है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के ऊपर। हमने पहले भी इनके बारे में बहुत बार बात कर ली है। एक बार फिर सबसे पहले मुद्रा योजना है क्या? तो वो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। सेक्टर स्कीम मतलब जिसकी 100% फंडिंग सेंटर से आएगी। दूसरी होती है स्पॉन्सर्ड स्कीम। स्पॉन्सर्ड में जो फंडिंग होती है वो स्टेट में और सेंटर में बटी हुई रहती है 60-40 या फिर 90-10 जैसे रेशियो में, कोई भी रेशियो हो सकता है। ठीक है, सेंट्रल स्पॉन्सर और सेंट्रल स्टेट सेक्टर। ओके, इसका मेन पर्पस क्या है मुद्रा योजना का? तो एंटरप्रेन्योरशिप को हमें और बढ़ाना है, स्टार्टअप को और बढ़ाना है। कैसे हम बढ़ाते हैं? तो 3 कैटेगरी है, शिशु, किशोर और तरुण। शिशु मतलब छोटा है तो उसको 50,000 तक की लोन दी जाती है, सस्ती लोन होती है ये। फिर आता है किशोर जिसमें हम 5 लाख तक की लोन देते हैं। और फिर आखिरी में आता है तरुण जिसमें हम 20 लाख तक की लोन दे सकते हैं। 20 लाख देखो सबको नहीं मिलेगी, किसको मिलेगी? जिन्होंने पहले 10 लाख की ली हुई थी और उनको रीपे कर दिया था, अभी उनको दूसरी बार चाहिए तो उनको 20 लाख तक की लोन मिल सकती है। शिशु, तरुण और किशोर। ओके, एलिजिबल कौन है भाई? तो एमएसएमईज को ये मिल सकती है। ओके, और आपको स्टार्टअप चाहिए तो भी मिल सकती है। क्रेडिट गारंटी क्या रहती है? तो ये दी जाती है CGFMU के अंदर, सेंट्रल गारंटी फंड फॉर माइक्रो यूनिट्स। ओके, मुद्रा योजना आप समझ गए हो। आगे देखते हैं क्या भाई बोला है मुद्रा योजना में इस न्यूज़ में। तो बस परफॉर्मेंस को एनालाइज किया है कि कैसा चल रहा है एमएसएमई का परफॉर्मेंस। ओके, स्टडी के बारे में देख ले तो 2015 में ये लॉन्च हुई थी। इसके अंदर हमने अप्रॉक्सीमेटली 35 करोड़ एमएसएमई को लोन दे दी है ऑलरेडी। इसमें से जो भी ऑनर हैं इस एमएसएमई के 71% वुमेन ऑनर है। देखो ये भी ऐसे ही नहीं है, इनडायरेक्टली इधर क्या हो रहा है कि वुमेन को ज़्यादा इंसेंटिव मिलते हैं, सब्सिडीज़ मिलती है। इसीलिए हर कोई अपना बिजनेस जो स्टार्ट करता है वुमेन के नाम पे कर देता है। चलाने वाला या फिर उधर कोई वुमेन का रोल है होता ही नहीं है, बट फिर भी उनके नाम करता है। इसलिए रजिस्ट्री में वुमेन 71% दिखती है, बट इन ग्राउंड रियलिटी ऐसा है नहीं। ठीक है, ये वैसे अच्छी बात है कि चलो एटलीस्ट उनका नाम तो है कहीं पे, 71% है। इंकरेज स्मॉल बिजनेसेस, डेफिनेटली स्मॉल बिजनेस को ज़्यादा फ़ायदा होता है। 80% जो भी लोन दी गई है उसमें से 80% जो है वो शिशु कैटेगरी की है, मतलब 50,000 वाली, मतलब जो एकदम छोटे स्तर पे काम कर रहे हैं वो लोग हैं। फिर रीजनल वेरिएशन भी देखने को मिल रहा है, जैसे कि नॉर्थ ईस्ट रीजन है वहाँ सबसे कम लोन की डिसबर्समेंट हुई है। साथ ही साथ इनका जो ऑर्डर है वो भी डिक्रीज़ होता जा रहा है। ठीक है, पहले तो कम ही हुई है और उसमें से भी अभी डिक्रीज़ होती जा रही है जो परसेंटेज है वो। ओके, काम क्या आएगा हमें इन शॉर्ट इसका डेटा? तो एमएसएमई के लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है और वुमेन का एम्पावरमेंट कैसे हो रहा है इस स्कीम के अंदर। आप इसको पॉजिटिव वे में यूज़ कर सकते हो, नेगेटिव तो मैंने ग्राउंड रियलिटी बताई, ऐसा कोई है नहीं, राइट? ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर कोई ऐसा करे। चैलेंजेस क्या क्या है इस स्कीम के अंदर हमारे? तो सबसे पहले स्कीम की डिज़ाइन। कोलेटरल के बिना आपको इधर लोन मिलती है तो भाई डर रहता है कि बंदा एनपीए ना हो जाए। एनपीए मतलब जो लोन ली हुई है उसका पैसा बैंक को वापस न मिलना। ठीक है, उनके जो एसेट है वो परफॉर्म नहीं करने, क्योंकि लोन बैंक के लिए एसेट होता है और वो अगर परफॉर्म नहीं करेगा तो वो एनपी है, मतलब उसका पैसा अगर भरपाई नहीं होता है तो एनपी है। फिर हाई रिफाइनेंसिंग रेट है, रिफाइनेंस बहुत हाई रेट पर होती है। और जो सीलिंग है कि गवर्नमेंट आपको कितना चुका देगी, तो 15% के अंदर है CGFMU के अंदर, क्रेडिट गारंटी फंड फॉर माइक्रो यूनिट्स। फिर इंस्टीट्यूशन मैकेनिज्म में भी दिक्कत है, क्योंकि पुअर क्रेडिट पेनिट्रेशन है, जितना मिलना चाहिए उतना एक्चुअली मिलता नहीं है। जैसे कि वीकर सेक्शन और रिमोट एरियाज़ में ये नहीं काम करता है। इवन बहुत सारे लोगों को तो ये पता भी नहीं होता है कि ऐसी कोई स्कीम चालू है, राइट? फिर लैक ऑफ सेंट्रलाइज डेटाबेस, हमारे पास डेटाबेस इतना अच्छा है नहीं। ओके, फिर रिकमेंडेशन क्या बोली है? तो सबसे पहले भाई एक पोर्टल बनाइए जहाँ पे आप रियल टाइम बेनिफिशियरी कौन है उसका डेटा अपलोड करोगे। देखो हमेशा रिकमेंडेशन क्या होगी, जो भी आपके चैलेंजेस हैं उसी को रिकमेंडेशन में डाल दो, बस अच्छा करना है। फिर डिजिटलाइजेशन कर दो और रिकॉग्निशन मैकेनिज्म भी लेके आ जाओ माइक्रो यूनिट्स के लिए। ओके, और जो कल मैंने क्वेश्चन दिए थे वैसे ही सेम मैंने आज भी नीचे क्वेश्चन दिए हुए हैं। 5 क्वेश्चन है टोटल, आपको अटेम्प्ट करने हैं। अगर आपको आते हैं तो, और कमेंट में उसका आंसर लिख देना है। ठीक है, और सेम मैंने इनका आंसर टेलीग्राम ग्रुप में जो कल थे क्वेश्चन उसका डाल दिया है। इसका जो होगा अगेन मैं कल डाल दूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरी न्यूज़ है हमारी, सिक्योरिटी कंसर्न्स इन रशिया, जापोरिजिया न्यूक्लियर पावर प्लांट के अंदर है। ओके,
अभी जो ये ज़ापोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट है वो यूक्रेन का था, बट रशिया ने जब से इन्वेजन किया तब से रशिया के पास आ चुका है, तो अभी ये अंडर रशियन कंट्रोल है। ओके, अभी यहाँ पे आग लग गई तो रशिया ने बोला कि भाई ये हमारे दुश्मनों ने आग लगाई है, ये ठीक नहीं हो रहा है। थोड़ा सा इन्फो ले लेते हैं, तो ज़ापोरिज़िया लार्जेस्ट न्यूक्लियर प्लांट है यूरोप का, ठीक है, अभी रशिया के कंट्रोल में है और नीपर रिवर के पास आता है। ये जो नीप्रो लिखा है उसको नीपर रिवर भी बोला जाता है, ठीक है, यहाँ पे मैं टाइप कर देता हूँ नीपर, ये दोनों सेम रिवर, इसलिए कुछ कंफ्यूज मत क्रिएट करना। आगे, अभी ये न्यूक्लियर टेररिज्म होता क्या है भाई, तो कोई भी न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ है या फिर कोई न्यूक्लियर मटेरियल है उसका यूज़ करते हुए टेररिज्म अगर फैलता है तो वो है न्यूक्लियर टेररिज्म, ठीक है, और ये डेफिनेटली अनऑथोराइज्ड रहता है। देख लीजिए डेफिनेशन क्या है, तो अनऑथोराइज यूज ऑफ थ्रेट ऑफ यूज ऑफ न्यूक्लियर एक्सप्लोजन डिवाइसेस, न्यूक्लियर मटेरियल, न्यूक्लियर फ्यूल, रेडियोएक्टिव वेस्ट, फैसिलिटीज, इंस्टॉलेशन ऑफ इंडेजिंग लाइफ एंड प्रॉपर्टी एंड एनवायरनमेंट। ओके, नॉर्मल बात है, इतना बड़ा आप नहीं लिखोगे, क्योंकि अगर आप ये पेज में लिखने जाओगे ना तो अराउंड आपकी 4-5 लाइन चली जाएगी, तो आप उधर नहीं लिखने वाले हो। देखो आइडियल क्या होता है लिखना, पता है कि एक लाइन है आपकी, मतलब बहुत पेज जो आपका पूरा ब्लैंक पेज है उसमें आप एक लाइन लिखते हो ना, वहाँ पे आप ज़्यादा से ज़्यादा 5 वर्ड लिखो, दैट्स इट, 5 से 6 वर्ड, उतना मैक्सिमम होता है। और एक जो पेज है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा कितनी आप ब्लैंक पेज पे लिखने वाले हो यूपीएससी में, तो कितनी लाइन एक पेज में आप लिखोगे, तो अराउंड 25 से 30, दैट्स इट। एक लाइन में आपने 5 वर्ड लिखे हैं और आपने समझ लीजिए 20 सिर्फ लिखे हैं, तो आपके कितना हो जाएगा, 100 वर्ड्स के आसपास हो जाएगी, ठीक है। 20 लाइन लिखी है 5-5 वर्ड्स की 100, और फिर आधा पेज भर दो दूसरी बैच में, तो 1.5 पेज आप भरोगे तो आपके 150 वर्ड्स ईजिली हो जाएंगे। अभी देखो गिन गिन के नहीं करना है, बट ऑटोमेटिकली ऐसा हो जाएगा, मैं आपको जनरली ये समझा रहा हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इन शॉर्ट 150 वाले आंसर में आपको 1.5 पेज भरना चाहिए। आगे देखते हैं, सॉरी, फिर न्यूक्लियर टेररिज्म देख लिया। अभी भाई ट्रांसनेशनल थ्रेट क्या है, तो 4 फॉर्म में हो सकता है। सबसे पहले तो डिटोनेशन इनके पास आ जाए, डिटोनेशन में लॉन्च करने वाला न्यूक्लियर वेपन, फिर चोरी हो जाए कोई फिसाइल मटेरियल न्यूक्लियर वाला, डर्टी बॉम्ब का यूज़ हो जाए। डर्टी बॉम्ब मतलब कौन सा बॉम्ब, की छोटा ही बॉम्ब है ये, कोई बड़ा बॉम्ब नहीं है, बट इसमें रेडियो एक्टिव मटीरियल शामिल है, तो वो डर्टी बॉम्ब होता है, ठीक है। ये जब रशिया और यूक्रेन का वॉर स्टार्ट हुआ था तब यूक्रेन ने बोला था कि भाई रशिया डर्टी बॉम्ब का यूज़ कर रहा है। अभी देखो कर रहा होगा या नहीं वो तो गॉड नोज, बट तब से ये न्यूज़ में है। फिर सबोटाज हो जाए, मतलब कि अनऑथोराइज डेलीबरेटली डिस्ट्रॉय किया जाए कोई भी फैसिलिटी को, ठीक है, मतलब जानबूझ के डिस्ट्रॉय किया जा रहा है। ओके, फिर रेगुलेशन क्या क्या बोल रहे हैं, देखो ये काम का है नहीं है, आपको ऐसे ही ये सब पता है। फिर न्यूक्लियर सिक्योरिटी के लिए हमने क्या कर रखा है इंटरनेशनल लेवल पे, तो यूएन ग्लोबल काउंटर टेररिज्म स्ट्रेटेजी हम लेके आए हैं, जिसमें सेम हम वही करते हैं कि जो भी रेडियो एक्टिव मटीरियल है उसको हमें कंट्रोल करना है, उसकी स्मगलिंग को रोकना है। अगर सोचिए टेररिस्ट के पास न्यूक्लियर वेपन चला जाए तो क्या ही बवाल हो जाएगा। बहुत सारे टेररिस्ट कोशिश करते हैं बट कोई नेशनल एक्टर उसे करने देता नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही सिक्योरिटी कंसर्न हो जाता है। बाकी जो वेपन है वो तो पहुंचाते ही हैं, क्योंकि ऐसे ही घर पे वो नहीं बनाते अपनी AK-47 AK-56। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंटरनेशनल कन्वेंशन फॉर सेपरेशन ऑफ एक्ट ऑफ न्यूक्लियर टेररिज्म, सेम कन्वेंशन साइन है। फिर इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का 7 पिलर स्ट्रेटेजी है। अभी देखो कोई भी आंसर है ना, कोई भी क्वेश्चन आपको पूछा गया है, वहाँ पे किसी एक बॉडी के भी आप सारे पॉइंट लिख दोगे ना तो आपका आंसर बेस्ट हो जाएगा। अलग अलग आप सब कुछ याद रखो, उससे अच्छा कोई एक बॉडी के सारी रिकमेंडेशन याद रख लो जनरल। ओके, वैसे ही यहाँ पे है कि जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी है उसने 7 पिलर्स गाइडलाइंस दी है, आप उसको याद रख लो। कोई भी क्वेश्चन आता है आप इसको लिखोगे, देखो एग्जामिनर ये गलत तो कर ही नहीं पाएगा, तो आपको फ़ायदा है। फिर कन्वेंशनल एंड फिजिकल प्रोटेक्शन ऑफ न्यूक्लियर मटेरियल, ये भी हमने किया है। ओके ओके, इंडिया ने भाई जितनी भी इंटरनेशनल ट्रीटीज़ है ना न्यूक्लियर वेपन को काउंटर करने के लिए, वो ऑलमोस्ट सारी साइन की हुई है। हमने देखो 13 साइन की हुई है। ओके, फिर इंडिया ने क्या किया है, तो रिप्रोसेस टू रीयूज़ अपलोड, हम ये 3 स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसमें ये करते ही हैं। फिर न्यूक्लियर प्रैक्टिस एंड कल्चर बनाया हुआ है नेशनल डिज़ाइन बेसिस थ्रेट डॉक्यूमेंट एंड सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स CISF, ये तो आपको पता ही होगा। फिर गवर्नेंस फ्रेमवर्क है, एटॉमिक एनर्जी एक्ट लेके आए हैं। फिर वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन एक्ट है 2005, इंस्टीट्यूशन बनाई है एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड। ओके, काम में आप एक्चुअली क्या ये लिखोगे, एक ये पॉइंट लिखोगे, एक ये पॉइंट लिखोगे और एक ये पॉइंट लिखोगे।
अगर याद रहता है तो। बाकी ये 2 पॉइंट तो आपको लिखने ही है, फर्स्ट और लास्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर है तुंगभद्रा डैम क्रेस्ट गेट कोलैप्स। इन शॉर्ट तुंगभद्रा जो डैम है वहाँ पे जो गेट था उनका वो टूट चुका है, बस यही न्यूज़ में है। ठीक है, ये एक डैम किसने बनाया हुआ था? तो ये एम विश्वेश्वरैया चेयरमैन थे उस वक्त के, उन्होंने बनाया था। ये देखो, ये जो एम विश्वेश्वरैया ना, इनका एग्जाम्पल हम एथिक्स में यूज़ करते हैं। ये सिविल सर्वेंट थे पहले, और इनका एक फेमस एग्जाम्पल है कि ये 2 मोमबत्ती लेके साथ में चलते थे। जब वो ऑफिस का काम करते थे तब ऑफिस के खर्चे वाली मोमबत्ती यूज़ करते थे, और जब खुद की पढ़ाई करते थे तो अपने खुद की पर्सनल मोमबत्ती को यूज़ करते थे। इसीलिए इनको हम एथिक्स में यूज़ करते हैं कि इंटीग्रिटी क्या होती है, ऑनेस्टी क्या होती है। तो आपको भी अगर करना हो तो याद रखना, एम विश्वेश्वरैया ऑनेस्टी और इंटीग्रिटी वाली चीज़ में हमें ये यूज़ करेंगे एग्जाम्पल के तरीके से एथिक्स के पेपर में। ओके, तो भाई ये मल्टीपर्पज़ डैम था और तुंगभद्रा रिवर के ऊपर बेस्ड था। डेफिनेटली कर्नाटका के अंदर तुंगभद्रा रिवर 2 स्ट्रीम से बनती है, तुंग और भद्रा, फिर दोनों जहाँ पे मिल जाती है शिमोगा में, वहाँ पे तुंगभद्रा बन जाती है। ये कृष्णा रिवर की ट्रिब्यूटरी है। कृष्णा रिवर की और कौन कौन सी ट्रिब्यूटरी है भाई? देखो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि समझ लीजिए ये रिवर कृष्णा है, ठीक है, कर्नाटका से निकलती हुई आंध्र प्रदेश पे एंड होती है। मेजर इसकी रिवर हम ये तो यहाँ पे लिखी हुई है, उसी को पकड़ लीजिए। एक तुंगभद्रा, तुंग और भद्रा दोनों से मिलती है। फिर एक है पंचगंगा, फिर एक है घटप्रभा, और दो प्रभा वाली है, एक घटप्रभा और एक मलप्रभा। ठीक है, मल MAL मलप्रभा और घटप्रभा GHAT। ये मैं प्रॉपर मैप नहीं बना रहा हूँ, ऐसे ही आपको बता रहा हूँ। एक है तुंगभद्रा, एक है मलप्रभा, एक है घटप्रभा, फिर एक है पंचगंगा, और 2 आती है, वो भी ये थी राइट साइड ही आएगी, और वो है कोयना या वरना। नाम सेम जैसा है, कोयना या वरना। देखो, एक कोयना वरना, फिर एक घट प्रभा एंड मल प्रभा। तो ये दोनों तो मतलब ये तो राइमिंग वर्ड में है चारों, तो वो याद रह ही जाएगी। बची एक पंचगंगा और तुंगभद्रा। ठीक है, ये सब राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है कृष्ण रिवर की। लेफ्ट बैंक में आती है, उनमें इतना दम है नहीं, बट फिर भी हम देख लेते हैं। एक है दोनी, धोनी से आपको याद रह जाएगा, दोनी। एक है दिंदी, दिंदी। फिर एक है मूसी, मौसी जैसा, मूसी, और मुनेरू, MUNERU, मुनेरू। 4 ही याद रखिए, दोनी, दिंदी, मूसी, मुनेरू। ठीक है, धोनी, दिंदी, मूसी, मुनेरू, DDMM। देखो, कायदे से ये पूछा जाता नहीं है, हम बस याद रख ले रहे हैं क्योंकि पता नहीं कब पूछा जाए। ठीक है, मेनली पूछा क्या जाएगा, जो राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है ना, घटप्रभा, मलप्रभा, कोयना, तुंगभद्रा, ये मेनली पूछा जाएगा। लेफ्ट बैंक में इतना पावर है नहीं, तो इसलिए पूछा भी कम जाता है। ठीक है, चलिए अभी ऑफ द टॉपिक ना होते हुए, डैम सेफ्टी पे इंडिया में क्या काम करती है, क्या इश्यूज़ है हमारे पास इसके। तो जितने भी हमारे डैम हैं उसमें से 80% लार्ज डैम, जो बड़े बड़े डैम हैं, वो 25 साल से पुराने हैं। और 25 साल से पुराना मतलब इशू है भाई थोड़ा सा, ठीक है, वैसे तो सालों साल चलते हैं, बट फिर भी आपको उसको रिपेयर करना पड़ेगा, उसका डिस्टिलेशन करना पड़ेगा। ओके, फिर सिस्मिक वल्नरेबिलिटीज़ है, जैसे कि भुज गुजरात में 2001 में जब अर्थक्वेक आया था, तो उस अर्थक्वेक में चैंग डैम था एक, या फिर छांग डैम, वो टूट गया था। ठीक है, लिक्विफिकेशन हो गया था। अभी लिक्विफिकेशन क्या होता है, जैसे नाम में पता है हमें चल रहा है, ठीक है, लिक्विड, तो जो उसका फाउंडेशन था वो पिघल सा गया था, मतलब टूट फूट गया था, पिघल सा गया था। ओके, फिर फ्लड और रेन, जैसे कि चंगथंग डैम है सिक्किम में, वो वॉश्ड हो गया था पूरा का पूरा जब उधर फ्लैश फ्लड आई थी सॉरी। और ओवरटॉपिंग और गली इरोजन भी होता है, और सेडिमेंटेशन भी होता है। मतलब जो डैम होता है, समझ लीजिए ये डैम है हमारा, ठीक है, ये डैम है, यहाँ पे पानी, यहाँ पे ये दरवाज़ा है, ठीक है, और यहाँ पे हमारा, यहाँ पे कर लेता हूँ, यहाँ पे पानी स्टोर हो रहा है। ठीक है, अभी होता क्या है, धीरे 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 डैम के अंदर धूल आती जाती है। ठीक है, पानी अपने साथ धूल भी रहेगी, ये धूल आती गई, धूल आती गई। अभी धूल का लेयर लगातार बढ़ता जाएगा। अभी होता क्या रहा है, अगर धूल का लेयर बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है,
तो अभी ये कम पानी स्टोर करेगा ना, क्योंकि पहले तो ये इधर तक पानी स्टोर करता रहा था, ये इस लाइन तक। अभी धूल इतनी बढ़ गई कि ये डैम की हाइट ही इतनी कम हो गई, ठीक है, इतना मिट्टी से भर चुका है, तो ये सिलेशन हो जाता है, ठीक है, सेडिमेंटेशन इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि डैम की धीरे धीरे वाटर रिटेंशन कैपेसिटी कम होती जाती है। तो इसको आपको साफ़ करना टाइम पे ज़रूरी होता है। ओके, स्टेप्स क्या क्या हमने लिए हैं, तो डैम सेफ्टी एक्ट डैम सेफ्टी एक्ट 2021, फिर डैम रिहेबिलिटेशन एंड इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट, और डैम हेल्थ रिहेबिलिटेशन मॉनिटरिंग एप्लीकेशन धर्मा। ओके, इंडिया ने और क्या काम डैम के रिलेटेड क्या बातें हैं, तो हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली 6000 डैम है, ठीक है। उस 6000 में से अराउंड 250 जितने लार्ज डैम है, और जो कि ये 250 जितने लार्ज 100 साल पुराने हैं, मतलब बहुत ज़्यादा पुराने हैं, ठीक है, इसलिए हम वल्नरेबल है। फेलियर क्या है, तो मच्छू जो नदी है वहाँ पे डैम था, मच्छू डैम, वो 1980 में फेल हो गया था। देखिए, मैं इस एरिया के बहुत दूर नहीं रहता हूँ, तो मुझे आइडिया है। रिसेंटली इस मच्छू डैम पे भी आपको अगर न्यूज़ में पता हो तो एक ब्रिज था, वो ब्रिज भी कोलैप्स कर गया था। ये सरकार के भी करप्शन से बना हुआ ब्रिज था, आप मान सकते हो, इसीलिए ख़राब हो गया था, एक प्राइवेट कंपनी ने बनाया था, इसलिए टूटा। और यहाँ पे ही 1980 में ये डैम टूटा था और हज़ारों लोग मर गए थे। फिर तिवेरा डैम महाराष्ट्र में टूटा था 2019 में, यहाँ पे इतनी कैजुअलिटीज़ नहीं हुई थी, बट 1980s वाले में बहुत सारे लोग मर गए थे। ओके, और अभी फिर से उसी डैम के ऊपर ब्रिज कोलैप्स किया था, इसलिए लोग बोल भी रहे थे कि भाई देखो, मच्छू इज़ क्वाइट शापित नदी, राइट, कि ये बहुत सारे लोगों की जान ले ली है। सॉरी, चलिए आगे देखते हैं। थोड़ा सा बड़ा हो गया यार, माफ़ करना मुझे। फिर है आईलो की रिपोर्ट आ गई है, ग्लोबल एम्प्लॉयमेंट ट्रेंड्स। इन शॉर्ट आईलो ने यही बोला है कि एम्प्लॉयमेंट के ट्रेंड क्या है ग्लोबली। सबसे पहले जब से पोस्ट रिकवरी हुई है कोविड के टाइम पे, उधर में ग्लोबल अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम हो चुका है, ठीक है, 15 साल में सबसे कम है अनएम्प्लॉयमेंट रेट, 13% के आसपास चल रहा है, ग्लोबल है, ठीक है। फिर नीट मतलब कि एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट और ट्रेनिंग के अंदर सिर्फ 20% ही यूथ है, मतलब कि ऐसे 20% यूथ है जो कि ना ही एम्प्लॉयमेंट में है, ना ही एजुकेशन में है, और ना ही ट्रेनिंग में है। सैडली बात यह है कि इस 20% में भी हर 3 में से 2 जो है वो विमेन है, ठीक है, तो ये बुरी बात है। आगे देखते हैं ग्लोबल चैलेंजेस क्या क्या है, तो क्यों ऐसा हो क्यों रहा है, तो इनइक्वलिटीज़ बहुत सारी है। जैसे कि जो हाई इनकम कंट्रीज़ है वहाँ से हर 5 में से 4 को मस्त जॉब मिल जाती है, बट हमारे यहाँ पे इतना, मतलब जो लो इनकम कंट्रीज़ है वहाँ पे नहीं मिलता है। फिर रीजनल डिस्पैरिटीज़ है कि कुछ जगह पे तो भाई अच्छी खासी जॉब मिल जा रही है, एम्प्लॉयमेंट मिल जा रहा है, कुछ जगह पे मिल ही नहीं रहा है। जैसे कि अरब स्टेट्स में और नॉर्थ अमेरिका में 1 in 3 यूथ अनएम्प्लॉयड है, मतलब हर तीसरे में से एक बंदा अनएम्प्लॉयड है, बहुत ख़राब है भाई। फिर यूथ वेलबींग कंसर्न, वो स्ट्रेस, एंजाइटी, आइसोलेशन, ये सब का भी शिकार होते जा रहे हैं। फिर एजुकेशनल मिसमैचेस है, जैसे कि हर 3 में से 2 व्यक्ति ऐसे हैं जो पढ़ाई किसी और की है और जॉब किसी और की कर रहे हैं। जैसे कि एग्जांपल ले लीजिए कि बंदा पढ़ा है आईटी सेक्टर में बट जॉब कर रहा है बैंकिंग सेक्टर में। वैसे यूपीएससी में भी देखने को हमें मिलता है कि बड़े बड़े लोग आईआईटी क्रैक आउट है, बट वो फिर यूपीएससी करते हैं कि उन्हें सिविल सर्विस में आना होता है, तो मिसमैच होता है। और कभी बार तो क्या होता है कि कईयों का क्रैक ही नहीं हो पाता है, तो बस अनएम्प्लॉयड होते हैं, नो इशू अबाउट दैट, बट वो मिसमैच दिखाता है कि आपका क्वालिफिकेशन क्या है और आप किस जॉब के लिए ट्राई कर रहे हो या फिर किस जॉब में हो। रिकमेंडेशन क्या है रिपोर्ट की, क्या हमें करना चाहिए, तो हमें इम्प्रूव करना चाहिए स्कूल टू वर्क ट्रांजिशन को, कि स्कूल में ऐसा पढ़ाए ताकि वर्क मिल जाए और प्रॉपर उसका स्टैंडर्ड्स हो। फिर डिसएडवांटेज यूथ को सपोर्ट करना चाहिए, एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करना चाहिए कि जॉब ही नहीं खुद का बिजनेस कीजिए, और जेंडर रिस्पॉन्सिवनेस काम करना चाहिए, क्योंकि हमने देखा हर 3 में से 2 विमेन है जो कि नीड का हिस्सा है, एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन, ट्रेनिंग का, मतलब नहीं है वैसा। यूथ इंक्लूजन एंड पॉलिसी मेकिंग में पार्टिसिपेशन करवाना चाहिए। ओके, डन है, ठीक है। आगे देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन इशू कर दी है कि भाई आप नेशनल कमीशन फॉर अलाइड हेल्थ केयर प्रोफेशनल एक्ट 2021 जो लेके आए थे उसको अभी तक इम्प्लीमेंट क्यों नहीं कर रहे हो। एक्ट तो आ गया बट इम्प्लीमेंट ही नहीं हो रहा है। सबसे पहले देख लेते हैं एक्ट क्या बात करता था। तो ये भाई जो हेल्थ सेक्टर में अलाइड वर्कर होते हैं, मतलब उस सेक्टर के साथ जुड़े हुए
सेक्टर के साथ अन्य वर्कर और हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स, ठीक है, कैटेगरीज ऑफ अलाइड एंड हेल्थ केयर प्रोफेशनल, उसको ये रिकॉग्नाइज करता था, ठीक है, दैट्स इट। अभी एग्जांपल ले लेते हैं कि कौन से वर्कर, तो भाई जो नर्सेज हो गई, फिर जो सोनोग्राफर्स हो गए, फिर एक्सरे लेने वाले हो गए, न्यूट्रिशनिस्ट हो गए, ठीक है, तो ये सभी डाइटिशियनिस्ट हो गए, ये सभी अलाइड और हेल्थ केयर प्रोफेशनल का पार्ट है, ठीक है। जनरली तो है, वो है तो है ही, ठीक है, फिजियोथेरेपिस्ट है, जनरल डॉक्टर है, वो सब तो है ही है, बट साथ में ये भी आते हैं, राइट। तो इन सबको ये रिकॉग्नाइज करता है कि आप इस पार्ट में आते हो, आप इस पार्ट में आते हो। दूसरा एक्ट क्या बोलता था कि भाई कोई पॉलिसीज़ बनाओ जो कि उनके एजुकेशन और प्रैक्टिस को रेगुलेट कर पाए, पूरा का पूरा उनका डेटा सेट बनाओ जो कि ऑनलाइन तैयार होगा, उनकी एंट्रेंस और एग्जिट एग्जामिनेशन को सेट करो। फिर एक प्रोफेशनल काउंसिल बनाओ जो कि उनका मेन फोकस यही होगा कि वो एवरी रिकॉग्नाइज करे कि हर एक ऐसे पर्सन को। दूसरा, स्टेट अलाइड एंड हेल्थ केयर काउंसिल बनाओ जो उसका काम क्या होगा कि प्रोफेशनली ये सबको कोड ऑफ कंडक्ट में रखे और कोड ऑफ एथिक्स में रखे, ठीक है। तो ये देखो जनरल काम था जो कि हेल्थ केयर सेक्टर के लिए ये एक्ट लेके आए थे, बट ये एक्ट इम्प्लीमेंट हो ही नहीं रहा है। हमारे 28 जितने स्टेट हैं, बट इम्प्लीमेंट सिर्फ 14 ने किया है, वो भी पूरी अच्छी तरीके से नहीं किया है। तो सुप्रीम कोर्ट हो गई गुस्सा और बोला कि ये क्यों नहीं हो रहा है भाई, करो ठीक से। और डेडलाइन दे दी है कि 2 महीने के अंदर सबको अब कर देना है इसको इम्प्लीमेंट। 2 वीक का टाइम दिया है कि आप एक ऑनलाइन मीटिंग बुलाओ और उसका पूरा रोड मैप सेट कर लो कि आप कैसे करोगे। फिर इंफ्रास्ट्रक्चर जो भी ज़रूरत है वो भी आप बना दो, और कैसे ये कॉम्प्लाइंस होगा उसकी हमें रिपोर्ट भी दे दो, ठीक है। इश्यूज़ क्या क्या है भाई, क्यों इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया, तो यूनिफॉर्मिटी नहीं है, अलग अलग स्टेट में अलग अलग जगह पे अलग अलग क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब किए गए हैं ये अलाइड वर्कर के लिए, और प्रोफेशनल स्कोर भी बहुत सारी जगह पे अलग है। फिर प्रॉपरली रेगुलेटेड हेल्थ केयर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है नहीं। अभी होता क्या है कि जो ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है काफ़ी सारी जगह पे, वो इतनी कमज़ोर ट्रेनिंग होती है कि बंदा जब सीख के निकलेगा और जाहिर है जो उन्हें पेशेंट ट्रीट करना है वो ठीक से कर ही नहीं पाएगा, ठीक है। तो इसलिए प्रॉपरली ट्रेनिंग दी ही नहीं जाती है, जिससे पेशेंट की हेल्थ जो है वो जियोपार्डाइज हो जाती है। और मशरूमिंग हो रहे अनरेगुलेटेड इंस्टीट्यूशंस हमने देखे भी हैं कि वो एक्चुअली इंस्टीट्यूशन होते ही नहीं है किसी भी एक्ट के अंदर, और उनका ना ही कोई रेगुलेशन होता है। ओके, तो ये एकदम बकवास न्यूज़ है, बट हमारे लिए देखना ज़रूरी होता है। देखो मैं पूरा न्यूज़ बता के ऐसा बताता हूँ कि बकवास है, बट देखो देखना ज़रूरी होता है उसको, पता नहीं कब कौन सी काम आ जाए। आप देखो जैसे इसी न्यूज़ को इनडायरेक्टली कहाँ पे यूज़ कर पाओगे, तो एथिक्स का आपका पेपर है GS4, वहाँ पे आप यूज़ करो कि हेल्थ केयर प्रोफेशनल को एथिकल गाइडलाइंस में कैसे लाना चाहिए, कैसे हम और अच्छा काम कर सकते हैं। या फिर इसी टॉपिक्स के आप पेरा को अपना हेल्थ केयर वाले कोई चैलेंजेस हो वहाँ पे यूज़ कर लो, ठीक है। न्यूज़ बेकार है, बट इनके अंदर का जो डेटा होता है वो बेकार नहीं होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑक्कस ने भी फिर से एग्रीमेंट साइन किया है कि वो जल्दी से जल्दी न्यूक्लियर प्रोपल्शन सिस्टम प्रोवाइड करेगा, ठीक है। सबसे पहले ऑक्कस क्या है, देख लीजिए। ऑक्कस में ए का मतलब है ऑस्ट्रेलिया, UK का मतलब है UK, और US का मतलब है USA, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। UK मतलब यूनाइटेड किंगडम। ओके, इन एग्रीमेंट में इन शॉर्ट बोला क्या है कि ऑस्ट्रेलिया को US से और UK मिलकर न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन प्रोवाइड करेंगे, दैट्स इट, ठीक है। पूरी की पूरी बात देख लेते हैं। तो ऑक्कस में ऑस्ट्रेलिया US UK पार्टनर है, 2021 में ये लॉन्च हो गया था। दो इसके मेन पिलर हैं। फर्स्ट, ये कन्वेंशनली आर्म सबमरीन इनको प्रोवाइड करेंगे, ओके। एंड सेकंड, 8 एडवांस मिलिट्री कैपेबिलिटी एरियाज़ होंगे जैसे कि AI, क्वांटम इनोवेशन, इंफॉर्मेशन शेयरिंग, ये सब वहाँ पे भी उसको हेल्प करेंगे। कौन क्या प्रोवाइड करने वाला है, देखो काम का नहीं है, फिर भी न्यूक्लियर सबमरीन प्रोवाइड होगी US के द्वारा, और जो इक्विपमेंट होंगे उसके अंदर वो प्रोवाइड होंगे UK के द्वारा, ठीक है। इम्पैक्ट क्या पड़ेगा इसका, तो बैलेंस ऑफ पावर मेंटेन होगा इंडो पैसिफिक के रीजन में। मेन इनका एम यही है कि चाइना को काउंटर करना। फिर इंडिया के लिए भी अच्छा है, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी और ज़्यादा बढ़ पाएगी हमारी, क्योंकि ऑलरेडी हम क्वाड ग्रुपिंग के मेंबर है। क्वाड मेंबर क्या है, तो इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया, USA, ठीक है, ये क्वाड बनाते हैं हम ऐसे, ओके। फिर ये न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन के कंसर्न्स भी है थोड़े से कि भैया न्यूक्लियर के ऊपर काम कर रहे हैं, तो थोड़ा सा वो हमेशा संदेह रहता ही है कि ये ठीक से करेंगे या नहीं करेंगे। जबकि इन्होंने बोला है कि हाँ भाई हम हर एक जो इंटरनेशनल ट्रीटी या कन्वेंशन है उनको ध्यान में रखते हुए उनके अंदर ही काम करेंगे,
ठीक है चलो, बाकी ये सब बकवास है, आगे देखते हैं। अभी शॉर्ट न्यूज़ है हमारी। सबसे पहला है मिशन कर्मयोगी। तो मिशन कर्मयोगी ने अपने अंदर दो और इनिशिएटिव ला दिए हैं। एक है अमृत ज्ञान कोश पोर्टल। देखो शब्द को तोड़ो, अमृत ज्ञान और कोश पोर्टल, मतलब जहाँ पे आप स्टोर कर सकते हो, ठीक है। कोश का मतलब ही वही होता है। तो यही है कि लर्निंग रिसोर्सेज नॉलेज बैंक, यहाँ पे आप एसेस कर पाओगे हर एक इंडिया सेंट्रिक्स केस स्टडीज़। अभी देखो केस स्टडीज़ क्या होती है कि आप सिविल सर्वेंट बन जाते हो तो आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल डेटा सेट होगा कि इंडिया में एक ऐसा कोई केस हो गया था, उसके ऊपर फिर ऐसे हम सॉल्यूशन लेके आए थे। तो देखो अगर आपको सिविल सर्वेंट हैं और आपको ऑलरेडी ऐसी सब स्टडीज़ मिल जा रही है तो आपको पता चलेगा ना कि यस इंडिया में काम कैसे करना है। तो इससे आपको सिविल सर्विस और अच्छे से करने में मौका मिलेगा। फिर फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम, तो ट्रेनिंग और ट्रेनिंग जो प्रोवाइड करते हैं उनको और अच्छा कर दिया जाएगा, ओके, और ताकि और अच्छे से सिविल सर्वेंट तैयार हो, ओके। अब ये मिशन कर्मयोगी का मेन फोकस क्या है? तो सिविल सर्विस को और अच्छी बनाना, सिविल सर्वेंट को और अच्छा बनाना, दैट्स इट। इसके मेन 6 पिलर हैं, इसमें से 2 पिलर मेन है। एक आई गॉट कर्मयोगी जिसमें डिजिटल लर्निंग फ्रेमवर्क प्रोवाइड करते हैं, और दूसरा इलेक्ट्रॉनिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट स्कीम। देखो बाकी भी सारे न्यूज़ में रहते ही हैं, हमने थोड़े दिन पहले यही डिस्कस किया था, इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क एंड इंक्लूसिव इंक्लूडिंग पॉलिसी फ्रेमवर्क, ओके ओके, हटाओ हटाओ। फिर है जिनीवा कन्वेंशन। ये जिनीवा कन्वेंशन किसकी बात करता है? तो समझ लीजिए 2 कंट्री के बीच में वॉर हो रहा है और किसी एक कंट्री का पर्सन, मिलिट्री पर्सन, दूसरी कंट्री में चला जाता है गलती से, तो फिर उस पर्सन के साथ बारबेरिक ट्रीटमेंट ना हो, ठीक है, उसके साथ इज्जत से पेश आया जाए, दैट्स इट। यही बात करता है जिनीवा कन्वेंशन। आपको अगर ध्यान हो, जब हमने बालाकोट एयर स्ट्राइक की थी पाकिस्तान के खिलाफ, तब हमारे जो फाइटर प्लेन के पायलट थे अभिनंदन वर्तमान, वो गलती से पाकिस्तान चले गए थे, उनका प्लेन क्रैश हो गया था, बट उनके साथ एकदम ही ह्यूमनली ट्रीटमेंट पेश आना पड़ा, ठीक है, क्योंकि बोथ आर कंट्रीज आर सिग्नेटरी टू जिनेवा कन्वेंशन। देखो इनमें कौन कौन से लोग आ जाते हैं? तो ऐसे सोल्जर जो कि वाउंडेड है या फिर सीक है और उनकी धरती पे पहुंच जाते हैं, या फिर ऐसे सोल्जर जो कि वाउंडेड है, सीक है, और या फिर जिनका कोई मिलिट्री मतलब जो व्हीकल होता है वो टूट फूट गया है, वेदर इट इज़ शी वॉरशिप या फिर प्लेन, तो वो भी आ जाएंगे। फिर प्रिजनर ऑफ वॉर हो कोई, या फिर कोई सिविलियन हो, और जिन्होंने मतलब समझ लीजिए हमने पूरा का पूरा कश्मीर ले लिया है, जो पीओके का पार्ट है वो भी, और उधर के जो सिविलियन है वो भी हमारे जिनेवा कन्वेंशन के अंदर पार्ट होंगे, और उनके साथ भी हमें बेशक इज्जत से पेश आना पड़ेगा हर एक कन्वेंशन के प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए। इंडिया ने चारों के चारों जिनेवा कन्वेंशन के प्रोटोकॉल को रेटिफाई किया है, ओके, कन्वेंशन को रेटिफाई किया है, माफ़ करना, प्रोटोकॉल और कन्वेंशन थोड़ा सा फ़र्क होता है, तो कन्वेंशन को रेटिफाई किया है। आगे बढ़ते हैं। फिर है स्पिनट्रॉनिक्स। देखिए ये फिज़िक्स का पार्ट है और काफ़ी गहरा पार्ट है, तो मैं प्रॉपरली तो शायद नहीं ही समझा पाऊँगा, क्योंकि इवन मुझे भी काफ़ी समझना पड़ा, फिर जाके मुझे समझ आया। इन शॉर्ट क्या है कि हम एग्जांपल से ही समझते हैं। हमारे यहाँ मोबाइल और कंप्यूटर में क्या होता है, डेटा स्टोरेज के लिए और डेटा फंक्शनिंग के लिए रैम फिट की जाती है, ठीक है। अभी कभी कभी क्या होता है, रैम की उम्र हो जाती है, उसमें एक थ्रेशोल्ड होता है, समझ लीजिए रैम है और ये थ्रेशोल्ड है, कि उसको हमेशा इस थ्रेशोल्ड के ऊपर रखना पड़ेगा आपको, मतलब उसके क्राइटेरिया को। अगर ये इस थ्रेशोल्ड के नीचे गिरी तो इनके अंदर का पूरा डेटा उड़ जाएगा। इसलिए आपने देखा होगा जो पुराने फ़ोन आते थे वो अगर टूटते थे ना, मतलब उसकी डिस्प्ले टूट गई, तो रिपेयर वाले बोलते थे कि भाई अभी आपको रिपेयर करवाना है बट डेटा उड़ जाएगा, क्योंकि वो उसका थ्रेशोल्ड ब्रीच कर गया है। और थ्रेशोल्ड कब ब्रीच कर जाएगा? इसको चाहिए होगी कांस्टेंट सप्लाई, इलेक्ट्रिक सप्लाई, और ये अगर नहीं मिल पाएगी तो थ्रेशोल्ड ब्रीच हो जाएगा। इसीलिए फ़ोन टूट जाता था तो सप्लाई रुक जाती थी और जो हमारा डेटा है वो उड़ जाता था। बट बाद में क्या, थोड़ा सा इन्हेंसमेंट हो जाता है, और कुछ हम स्पिनट्रॉनिक्स के एग्जांपल्स भी यहाँ पे देखते हैं। अभी इन फ्यूचर क्या होगा, अभी देखो स्पिनट्रॉनिक्स इतनी अच्छी तरीके से इम्प्लीमेंट है नहीं, ठीक है, ऐसा मत समझना कि अभी हम स्पिनट्रॉनिक्स को काम कर रहे हैं। बट इन फ्यूचर क्या हो रहा है कि ऐसा समझ लीजिए कि ये एक मैग्नेट है, ये एक इंसुलेटर है, इसके ऊपर एक बड़ा सा मैग्नेट काम कर रहा है, इसके ऊपर भी एक बड़ा सा मैग्नेट काम कर रहा है। यहाँ पे रहते हैं पॉजिटिव नॉर्थ और साउथ, ये एक इलेक्ट्रॉन है, और इधर नीचे भी नॉर्थ और साउथ, ये एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ऐसे भी है ये। अभी जब तक ये, और ये मूव कर रहे होंगे हाँ लगातार, एक ऐसे मूव कर रहा है, एक ऐसे मूव कर रहा है,
और जब ये एक दिशा में मूव कर रहे होंगे और साथ ही साथ एक लाइन में भी आ जाएंगे, मतलब यहाँ पे नॉर्थ साउथ है और यहाँ पे भी नॉर्थ साउथ है, तब जाके डेटा एक दूसरे से पास हो पाएगा, ठीक है। तब जाके ये हमारा कंप्यूटर है समझ लीजिए, तब जाके ये डेटा हमारे पास आ पाएगा। पर अगर ये उल्टा सुल्टा घूमते हैं, मतलब एक इस तरफ घूम रहा है मैग्नेट और एक इस तरफ घूम रहा है, तो इससे डेटा पास ही नहीं हो पाएगा और कंप्यूटर तक आ ही नहीं पाएगा। अभी देखो इतना बता दिया, इन शॉर्ट इससे होने क्या वाला है, बस इतना ही आप याद रख दीजिए कि आपका जो डेटा है वो और सिक्योर हो जाएगा और आप अच्छे से डेटा स्टोर कर पाओगे और जल्दी से आप डेटा ट्रांसफ़र कर पाओगे, ठीक है। मतलब समझ लीजिए आप बहुत ही बड़ा बड़ा डेटा एक छोटे से डिवाइस में स्टोर कर पाओगे, सिर्फ इसी एग्जाम्पल को यूज़ करते हुए, इसी टेक्निक को यूज़ करते हुए, ठीक है। क्वेश्चन क्या आएगा, तो इन शॉर्ट ये स्पिनट्रॉनिक्स है तो स्पिन तो हो ही रहा है, ये जो मैंने बताया ना कि ये स्पिन हो रहा है, ये घूम रहा है, स्पिन हो रहा है। जब एक दिशा में होगा तभी आपका डेटा ट्रांसफ़र होगा और घूमने के लिए डेफिनेटली इलेक्ट्रिक सप्लाई आपको चाहिए होगी। तो ये इंट्रिंसिक स्पिन होती है इलेक्ट्रॉन की, जहाँ पे चार्ज ट्रांसपोर्ट डिवाइसेस को यूज़ किया जाता है। एक दो हमने देख लिए, चार्ज होगा तभी होगा। और ये क्वांटम कंप्यूटरिंग में, नॉन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में, मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज डिवाइसेस में कम काम कर सकते हैं। इवन कैंसर ट्रीट करने के लिए भी इसका काम कर सकते हैं। अभी कैसे कर सकते हैं वो छोड़िए, बट इन शॉर्ट ऐसे कुछ यूज़ होता है, ठीक है। स्पिनट्रॉनिक्स डेटा ट्रांसफ़र फास्ट करेगा, डेटा स्टोरेज और अच्छा करेगा और अपनी जो डेटा की सिक्योरिटी है उसको भी और अच्छा करेगा, ठीक है। चलिए, खामखा मैंने टाइम वेस्ट किया समझाने में, ठीक है। चलिए, NRIF रैंकिंग क्या है भाई, तो जितनी भी हमारी यूनिवर्सिटीज़ है उसकी रैंकिंग दी जाती है, फिर से रैंकिंग दी गई है। उसमें रिजल्ट क्या निकला है, तो IIT मद्रास अगेन 6th टाइम टॉप की है, फॉलोड बाय इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर। कौन से पैरामीटर्स होते हैं, तो टीचिंग कैसी है, लर्निंग आउटकम कैसा है, ग्रेजुएशन आउटकम कैसा है, परसेप्शन कैसा है लोगों का, प्रोफेशनल वहाँ पे कैसे हैं, एट्सेट्रा एट्सेट्रा देखा जाता है। इसको हम कहाँ पे यूज़ करेंगे, तो एजुकेशन रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है तो वहाँ पे आप यूज़ कर सकते हो कि इसकी रैंकिंग को और अच्छा किया जाए ताकि पब्लिक को और पता चले और ज़्यादा हमें इंक्लूड करें ऐसी यूनिवर्सिटीज़ को। ओके, फिर न्यूज़ है जो कि हल्की सी काम की न्यूज़ है, गुरमार। ये क्या है भाई, तो ये एंटी डायबिटिक, नीचे देख लीजिए, सॉरी इसका एप्लीकेशन यहाँ पे देखो, ये बॉडी वेट को कंट्रोल करता है, ब्लड के कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करता है और फिर ये ट्राइग्लाइसराइड लेवल को भी कंट्रोल करता है। ये ऊपर फिर से देखो, ये एंटी ओबेसिटी है और एंटी डायबिटिक भी है, मतलब कि आपको मोटापा भी कम करेगा, आपका डायबिटीज़ भी कम करेगा, आपका कोलेस्ट्रॉल भी ठीक करेगा, मतलब सब कुछ करता है। ये एक प्लांट है और ये प्लांट के ये सब काम है, इसीलिए ये प्लांट को बोल रहे हैं कि जो रिसर्चर हैं वो यूज़ करेंगे डायबिटीज़ की मेडिसिन बनाने में। ओके, इससे पहले जब फर्स्ट डायबिटीज़ की मेडिसिन बनी थी मेटाफॉर्मिन, वो किस प्लांट से बनी थी, वो बनी थी गलेगा प्लांट से। तो इसीलिए अभी ये गुरमार प्लांट है वो भी न्यूज़ में है क्योंकि इनकी भी यही सेम प्रॉपर्टीज़ है। कहाँ पे ये मिलता है, तो सेंट्रल साउथर्न इंडिया और अफ्रीका में ये मिलता है। देखो हमारे जो आयुर्वेदिक हम बोलते हैं ना कि भाई ये वो कर लेते थे एंशियंट टाइम में, ये कर लेते थे, उनके पास ये ऑलरेडी नॉलेज थी, हमें धीरे धीरे अभी पता चल रही है। बाकी हनुमान जी ने संजीवनी बूटी से लक्ष्मण जी को भी जिंदा कर लिया था, तो पॉसिबल है अभी भी ऐसा कुछ हमारे पास हो आयुर्वेद में, बट हमें उनका पता ना हो। बट हाँ, फॉल्स मत मानिए, किसी की कोई ऐसी ही बात कर लेता है उसको आप मान लीजिए तो वो मत मानिए, वो हो जाएगा मिस इन्फॉर्मेशन और फेक न्यूज़ का पार्ट। चलिए, गुरमार को आप याद रखोगे। फिर है हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज़। इन शॉर्ट ये कंपनीज़ क्या है, तो आपको घर लेना है उसके लिए आपको लोन देती है, वो है हाउसिंग फाइनेंस कंपनी। और ये अदर लोन्स भी दे सकती है, फाइनेंस प्रोवाइड कर सकती है। देखो बैंक है तो इसकी क्यों ज़रूरत पड़ती है, तो समझ लीजिए जो किसी का क्रेडिट स्कोर कम है, क्रेडिट स्कोर क्या होता है आप मुझे बता दीजिएगा कमेंट में, मैंने बहुत बार बताया हुआ है। किसी का क्रेडिट स्कोर कम है तो उसको बैंक लोन देगा नहीं, तो इसको कौन लोन देगा, हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज। हाउसिंग फाइनेंस कंपनी NBFC होती है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस या फिर नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। इसको रेगुलेट RBI करती है, पहले नेशनल हाउसिंग बोर्ड बैंक करती थी बट अभी RBI करती है। दो टाइप की ये होती है, एक तो डिपॉजिट टेकिंग हाउसिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन, दूसरा नॉन डिपॉजिट टेकिंग हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज। डिपॉजिट टेकिंग मतलब जो ग्राहक का पैसा अपने पास रखती है, लेती है, और दूसरा नॉन डिपॉजिट जो नहीं लेती है। ठीक है, हम बैंक में डिपॉजिट करते हैं ना अपना पैसा। ये किसके एक्ट के थ्रू बनी है, तो कंपनीज एक्ट 1956 के अंदर। न्यूज़ में क्यों था,
तो जो डिपॉजिट लेते हैं उस डिपॉजिट के क्राइटेरिया को चेंज किया है। पहले था कि आपके जितने भी नॉट ओन्ड एसेट है, नेट ऑन फंड है, सॉरी एसेट नहीं फंड, मतलब समझ लीजिए इस कंपनी ABC कंपनी के पास 100 रुपये का नेट ऑन फंड है, तो वो पहले 300 रुपये तक डिपॉजिट ले सकती थी, बट उसको घटा के अभी 1.5 कर दिया है। मतलब अभी वो सिर्फ 150 रुपये तक ही फंड डिपॉजिट टेकिंग कर पाएगी। ठीक है, दैट्स इट, नॉर्मल न्यूज़ थी। फिर है टेक्नोलॉजिकल डॉपिंग। अभी ये क्या है, डॉपिंग सबसे पहले क्या होती है, तो जो ओलंपिक्स में एथलीट खेल रहे होते हैं या फिर कहीं पे भी एथलीट खेल रहे हो, वो अपने परफॉर्मेंस को इन्हेंस करने के लिए ड्रग्स ले लेते हैं कई बार, तो वो होती है डॉपिंग। अभी ये है टेक्नोलॉजिकल डॉपिंग। तो यहाँ पे आपके परफॉर्मेंस को इन्हेंस करने के लिए आप कोई टेक्नोलॉजिकल आप कोई इक्विपमेंट का यूज़ कर लेते हो, ठीक है, ताकि आपको एडवांटेज मिल जाए। तो ऐसे कोई इक्विपमेंट का यूज़ करना ताकि आपके स्पोर्ट्स में के आउटकम को और अच्छा हो जाए, वो है टेक्नोलॉजिकल डोपिंग। इसका एग्जाम्पल हम क्या लेते हैं, समझ लीजिए साइकिल रेस है, ठीक है। साइकिल रेस में कोई ऐसी बाइक यूज़ करना जिसके अंदर छोटे मोटे बूस्टर लगे हुए हों, चाहे जिनका कोई साइकिलिंग हो वो ऐसी साइकिल बनाई हुई हो जिससे अपने आप वो स्पीड में थोड़ी आ जाएगी, तो वो सब टेक्नोलॉजिकल इक्विपमेंट है ना यूज़ जो हमने किए और उससे अच्छा अपना परफॉर्मेंस हो गया, तो ये नहीं चलता है, ठीक है। वाडा ने इसको बोला है कि भाई ये नहीं चलेगा, ऐसा आप मत कीजिए। अब कई बार क्या है, यूज़ करते होते पर पता नहीं चलता है, बट वाडा ने बोला है कि आप यूज़ नहीं करोगे, ठीक है। वाडा मतलब वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। हमारे यहाँ पे सिमिलर बॉडी है, हमारे यहाँ पे है नाडा, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, ठीक है। एक बैन हो भी गया है, जैसे स्पीडो LZR रेसर स्विम सूट, ये स्विमिंग की स्पीड को बढ़ा देता था, इसीलिए इसको बंद कर दिया। फिर आखिरी हमारी न्यूज़ आती है काम की, सिलिकोसिस। ये क्या है भाई, सबसे पहले देख लीजिए नाम क्या है इसका, सिलिक आपको दिख रहा है ना, सिलिक, तो बस सिलिका से ये बना हुआ है। सिलिका क्या होता है, सिलिका टाइप ऑफ रॉक है लाइक कॉर्ड्स एंड सॉइल। ये कंस्ट्रक्शन में, माइनिंग में, एक्सेट्रा में हमें दिख जाता है, पॉटरी नॉर्मल सिलिका। ओके, अभी साइलोकोसिस क्या क्या है, सिलिकोसिस क्या है, तो भाई सिलिका की एक एक्सपोजर लिमिट होती है कि भाई इंसान इतना परसेंटेज तक सिलिका के आसपास रोज़ है, एक्सपोजर है उसका, तो दिक्कत नहीं होगी। वो हमने लिमिट रखी हुई है 0.15 मिलीग्राम पर मीटर क्यूब, ठीक है। ये हमने 15 रखी है, बट रिसर्चर्स ने अभी अभी क्या कहा कि ये 0.15 जो है बहुत ही हाई है, इससे हमें बहुत सारी बीमारियां हो सकती है। जैसे कि ये क्या क्या होता है हमें, तो भाई इसके हमें लॉन्ग टर्म लंग डिजीज़ हो सकते हैं। फिर अगर हम और ज़्यादा रहते हैं तो हमारे जो लंग्स है वो हार्ड हो जाएंगे, हमें सांस लेने में भी दिक्कत आ जाएगी, ये फैटल भी हो सकता है, और ये लगातार बढ़ता रहता है, ठीक है। एक दिन समझ लीजिए आपने रहा तो आपको 5% को असर हुआ, दूसरे दिन आपको 6 हो सकता है। तो ये प्रोग्रेसिव डिजीज़ है, लगातार बढ़ता है और इसका कोई क्योर भी नहीं है। इसीलिए जो प्रिस्क्राइब लिमिट है उसको हमें और कम करना चाहिए। 0.15 इज़ वेरी हाई, 0.15 मिलीग्राम पर क्यूब, ठीक है। आखिरी न्यूज़ क्या है, देखो ऐसे सब पूछा जाता है तो ध्यान से देना है। चलिए फिर है ज़ाम्बिया के रिलेटेड न्यूज़ में क्यों था भाई, तो ज़ाम्बिया ने अभी अभी अपनी बॉर्डर ओपन कर दी है DRC के लिए, इसलिए न्यूज़ में था। इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या क्या है यहाँ पे, तो यहाँ पे सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट रहता है, ओके वो नॉर्मल सब बातें हैं। मेजर प्रोड्यूसर है ज़ाम्बिया कोबाल्ट और कॉपर का। यहाँ पे रिवर है हमारे पास काफू, लुंगपा, जाम्बेजी रिवर, ओके जाम्बेजी रिवर ही क्रिएट करती है विक्टोरिया फॉल्स, ठीक है। इंपॉर्टेंट लेक कौन सी है, तो बेंगवेलू, मेवेरू, लेक तंगयिका और लेक करीबा। यहाँ से मत देखिए, यहाँ से पता नहीं चलेगा, मैं आपको ले जाता हूँ PDF में, सॉरी PDF तो नहीं, ये एक सेकंड सिर्फ, ये रहा, ये देख लीजिए, ये है अपना जाम्बेजी, दिख रहा है आपको, राइट। मैं एडिट कर लेता हूँ, एक सेकंड सिर्फ। ये रहा हमारा जाम्बेजी, ठीक है। अभी यहाँ पे कौन कौन सी रिवर आ रही है हमारी, सॉरी लेक आ रही है, तो लेक करीबा देखो एक बॉर्डर बना रहा है, दूसरा यहाँ पे बॉर्डर बना रहा है लेक तंगयिका, ये तंगयिका है तो वो बॉर्डर बना है। फिर लेक मवेरू है, और एक ये छोटी सी लेक हमें दिख रही है वो है बेंगवेलू, ठीक है। अब ये लेक तंगयिका भी आपने देख लिया है, और देखो ये लेक तंगयिका और किसके साथ बनाता है, तो तंजानिया के साथ, DRC के साथ,
और इधर युगांडा, रवांडा, बुरुंदी, उन सब के साथ इनकी बॉर्डर है। ज़ाम्बिया न्यूज़ में था तो हमने सिर्फ ज़ाम्बिया देखा। लेक करीबा, लेक तंगेनिका, फिर लेक बांगवेलू और न्यूवेरू। ये मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ जानबूझ के, क्योंकि हर साल यूपीएससी अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से और ख़ासकर रिवर बॉडीज़ और माउंटेन रेंज पे एक आध क्वेश्चन पूछती है। तो हमारा फ़र्ज़ बनता है जो भी है वो हम हॉलिस्टिकली करें। ठीक है, दैट्स इट। इतना ही था आज न्यूज़ में। और ये देखिए, आज मेंस का क्वेश्चन तो खास कोई है नहीं आर्टिकल कि मैं बता पाऊँ, पर हाँ ये प्रीलिम्स के मैंने फॉर्म किए हुए हैं, इसको आप देख लीजिएगा और हो सके तो इसका आंसर दीजिएगा। मैं कल इसके सारे आंसर टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगा। और हाँ, कल का जो मेंस क्वेश्चन था उसका भी मैं आंसर अपलोड कर दे रहा हूँ। इतना सुनने के लिए आपका शुक्रिया। जय हिंद। और हाँ, आपको अगर पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करना, उससे क्या रीच बढ़ जाती है। और मैं सोच रहा हूँ कि अब से हम जो वीडियो है वो 8 बजे या फिर 7 बजे के आसपास सुबह अपलोड करेंगे, क्योंकि रात में क्या हो रहा है कि मैं अपलोड तो कर दे रहा हूँ पर उतने व्यक्ति के पास ये पहुँच नहीं पा रहा, रीच नहीं उतनी आ रही है, इसलिए देख भी बहुत कम लोग रहे हैं। बट ठीक है, मैं 7-8 बजे के पास अपलोड करूँगा, फिर देखूँगा, या फिर आप मुझे बता दीजिएगा कौन से टाइम पे अपलोड करना सही रहेगा, आप कौन से टाइम पे देखते हो। ठीक है, और कल से हम कोशिश करेंगे कि इकोनॉमिक्स को शुरू कर दें। ठीक है, चलिए, इतना सुनने के लिए आपका शुक्रिया। जय हिंद।